हेलो दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कितना भी टॉपिक कवर कर लो, जब तक अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से नहीं करते या प्रैक्टिस से पेपर सॉल्व नहीं करते, तब तक की आपकी तैयारी क्या मानी जाएगी? अधूरी मानी जाएगी। कुछ एक्सपर्ट का भी कहना है, आप देख सकते हो बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे लेक्चर्स में आपको पता चलता होगा कि कितना भी पढ़ाई कर ले अपन, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। थ्योरी पढ़ने के बाद अपने को क्या करना पड़ता है? पेपर की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप पेपर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाले, प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो उसके लिए अपन आज से क्या करते हैं? प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, साथ ही साथ कई लोगों ने कमेंट भी किया कि सर आप प्रैक्टिस पेपर सेट स्टार्ट करिए सॉल्व करना, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। तो उनकी कमी को दूर करने के लिए आज से मैं अपना प्रैक्टिस पेपर सेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ पे क्वेश्चन के सेट मिलेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसको अपन सॉल्व भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ऑप्शन में लॉजिक क्या लगाना है, किस तरीके के ऑप्शन उसके बन सकते हैं। इस सब के बारे में आज से अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इतना क्लियर है? चलिए, प्रैक्टिस पेपर सेट 1 अपन क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बोलता है, धातु के खोखले चालक पदार्थ को स्थिर विद्युत से आवेशित किया जाता है, तो विद्युत आवेश चालक के किस सतह पर होता है? तो देखिए भाई, अगर खोखला चालक है तो हमको याद है हमेशा खोखले चालक पे जो आवेश होता है हमेशा क्या होता है? बाहरी सतह पे होता है। कहाँ होता है? उस खोखले चालक के बाहरी सतह पे होता है। अंदर जो है आवेश का मान क्या होता है? शून्य होता है, और विद्युत क्षेत्र भी अंदर की तरफ क्या होगा? शून्य होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बाहरी सतह पर आएगा। तो इसमें ऑप्शन में दे सकता है आपको बाहरी सतह पर, आंतरिक सतह पर, या पूरे उस खोखले चालक पर, ऐसा भी बोल सकता है, इनमें से कोई नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? बाहरी सतह पर। तो हमेशा खोखले चालक के अंदर आवेश क्या होता है? शून्य होता है। हमेशा जो आवेश होता है वो कहाँ पे होता है? उसके बाहरी सतह पर होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, वस्तुओं के आवेशित या विद्युतमय होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो भाई वस्तु में आवेश है कि नहीं है वो कैसे पता चलता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों से पता चलता है। ठीक है। दूसरा चीज़ विद्युतमय है, तो विद्युतमय है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, तो अपन पढ़े हैं धारा, आवेश प्रवाह की दर क्या होती है? धारा कहलाती है। अगर आवेश प्रवाहित हो रही है तो वहाँ पे क्या कहलाएगी? धारा कहलाएगी। इसका मतलब वहाँ पे क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? जिम्मेदार होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के लिए ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था? उसने एक बैटरी लगाई, एक चालक ली, उस बैटरी से क्या की? धारा प्रवाहित की, और नीचे उसके आसपास क्या रख दी? चुंबकीय सुई रख दी। ठीक है। दूसरी स्थिति में उसने क्या किया? धारा की दिशा को क्या कर दी? परिवर्तित कर दी। फिर से सेम एक्सपेरिमेंट को क्या किया? उसने रिपीट किया। तो उसने देखा कि जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई में क्या होती है? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है। डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय सुई क्या होता है? रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दिशा में। तो इससे ये समझ में आता है कि किसी भी वायर में या तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके बारे में प्रतिपादन किसने किया था? ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑस्टेड। इतना क्लियर है? आगे, विद्युत बल रेखाएं किस तरीके की वक्र होती है? तो इसमें ऑप्शन पूछ सकता है, खुला है, बंद है, इस तरीके से ऑप्शन वहाँ पे दे सकता है। तो आपको ऑप्शन वहाँ पे कौन सा लिखना है? खुला। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो खुली वक्र होती है। जैसे धनात्मक से बाहर की तरफ निकलती है और ऋणात्मक में जाके क्या होती है? समाप्त होती है, अंदर की तरफ होती है। तो ये इस तरीके से क्या होती है? खुली वक्र होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एक कूलम आवेश में आवेशों का क्वांटीकरण होता है Q = NE, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ से जब N निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ये हो जाएगी Q/E, और यहाँ पे Q जो होता है क्या होता है? 1 कूलम दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है 1.6 × 10 की पावर कितनी होती है? -19 होती है। तो जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, जब भाग देते हैं 1 पे, 1/1.6, इसको लेते हैं 10/16 ले सकते हैं। तो जब उसको भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 6.25 × 10 की पावर 18। इसको एडजस्ट करोगे डेसिमल को तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मतलब 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से यहाँ से दो अलग क्वेश्चन बन सकता है, 2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। इसे बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है? कोई भी जो आवेश होता है वो हमेशा क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का क्या होता है? मल्टीपल इंटीग्रल होता है। मतलब क्या होता है? पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश के क्या होता है? पूर्ण गुणज के रूप में होता है। 1e, 2e, 3e, 4e, इस तरीके से होता है। यहाँ पे n = क्या हो सकता है? 1 2 3 4 सो ऑन लिख सकते हो। मतलब पूर्ण गुणज के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश पे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। 2e, 3e, 4e, 5e, और e क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर -19। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.25 × 10 की पावर 18। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो अपन पढ़े हैं, है ना, एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस कंडीशन में F का मान क्या हो जाएगा भाई, QE हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर आवेश Q है तो उस कंडीशन में बल का मान क्या हो जाएगा, F = QE हो जाएगा। मतलब अगर Q आवेश को अगर किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं E तीव्रता के, तो उस पर कितना बल लगेगा, QE बल यहाँ पे क्या होगा, लगेगा। आगे देखिए, आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होने का कारण है। तो आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होने का कारण है, मैंने यहाँ पे पहले बता दिया। तो जो आवेश होता है वो कहाँ होता है, उसकी बाहरी सतह पे होता है, अंदर सतह पे कोई भी आवेश नहीं होता। अगर अंदर सतह पे आवेश नहीं, इसलिए उसका विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेट है, किसका, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। कुछ पदार्थ बहुत कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता को खो देते हैं, ऐसे पदार्थ को कहते हैं अतिचालक। कौन से पदार्थ बोलते हैं इसको, अतिचालक बोलते हैं, है ना भाई। मतलब क्या है, कोई अगर मान लो चालक है, उसको उसका क्या है, आपको पता है ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ने से किसी भी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब अगर ताप को कम करोगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो उसी के लिए बोला जा रहा है कि कुछ पदार्थ बहुत कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता खो देते हैं। जैसे जैसे ताप को कम करते जाओगे तो एक पर्टिकुलर ताप आता है, उस ताप को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। उस ताप को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा तापमान होता है, ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। समझ में आ गया। तो उस स्थिति में उस पदार्थ को बोला जाता है कि अतिचालक, सुपर कंडक्टर। क्या बोला जाता है उस पदार्थ को, अतिचालक, सुपर कंडक्टर बोला जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा अतिचालक। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। तो अतिचालक पदार्थ की जो चालकता होती है वो क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। अनंत की हो जाती है भाई, प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो प्रतिरोधकता को अगर खो देगी 0 हो जाएगा, तो 1/0 = क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में अतिचालक पदार्थ की जो चालकता होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। मतलब चालकता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, मान के चलिए वो क्या बन जाता है, अतिचालक। चालक से क्या बन जाता है, अतिचालक बन जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। घरों में विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं। तो घरों में विद्युत उपकरण जो होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समझ में आ गया। समांतर क्रम में जुड़ने का कारण क्या है, आपको पता होगा। इस तरीके से घरों के उपकरण जो होते हैं वो कौन से क्रम में होते हैं, समानांतर क्रम में होते हैं। अगर एक किसी भी परिपथ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती तो ये जल जाएगा, तो बाकी सब क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। दूसरा चीज़, सबको समान वोल्ट चाहिए चलने के लिए, कितना चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए घर की परिपथ को। तो घर की परिपथ को 220 वोल्ट चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे 220 वोल्ट, सभी में क्या हो जाएगा, बराबर, सभी में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो विभाजित हो गया तो सबको वोल्टेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इसलिए कौन से क्रम में होती है, समानांतर क्रम में होती है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, घरों में जो विद्युत उपकरण होती है वो कौन से क्रम में होती है, समानांतर क्रम में होती है। आगे, प्रतिरोधकता ताप गुणांक की इकाई है। प्रतिरोध ताप गुणांक की इकाई है, क्या होती है, प्रति डिग्री सेल्सियस होती है। इसी को बोलते हैं पर डिग्री सेल्सियस होती है। इससे एसीएफ में क्वेश्चन आ चुका है प्रतिरोधकता ताप गुणांक का। ठीक है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, प्रति डिग्री सेल्सियस होती है। मतलब उसको पर डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत क्षेत्र की इकाई होती है। तो विद्युत क्षेत्र की क्या इकाई होती है, देखिए यहाँ पे E = F/Q। तो बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, और आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम। तो इसकी जो इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगी। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की इकाई आ जाएगी न्यूटन पर कूलाम। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का CGS मात्रक होता है। तो CGS मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। क्या होता है, गॉस। ये साइंटिस्ट के नाम पे है। गॉस में इसको ऑस्टेट भी बोलते हैं, ऑस्टेट के साइंटिस्ट नाम से भी रिप्लेस करते हैं। गॉस या तो ऑस्टेट बोल सकते हैं। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का CGS मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। बहुत लोग को ये पता नहीं होता, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का CGS मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। और ऐसा ही मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो ये होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। इसको बोल सकते हैं क्या, टेस्ला। समझ में आ गया। तो यहाँ पे दोनों में संबंध हो सकता है। 1 गॉस = होता है 10⁻⁴ टेस्ला। 10⁻⁴ क्या होता है, टेस्ला। समझ में आ गया। तो इसको टेस्ला को इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का CGS मात्रक और SI मात्रक में क्या संबंध है।
तो 1 गॉस इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। बहुत लोग को ये पता नहीं होता, आप दिमाग के बैठा लीजिए, एक डिफरेंट टाइप का ही क्वेश्चन है। इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ऑप्शन में दे सकता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, दोनों उत्पन्न कर सकता है, इस तरीके से ऑप्शन में दे सकता है। तो क्या विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो गतिमान आवेश, देखिए आवेश रुका हुआ है, तो आवेश के चारों तरफ क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है, ये तो क्लियर है। लेकिन जब आवेश क्या होती है? गतिमान गति होती है, गति में आती है। तो आवेश जब गतिमान होती है तो क्या उत्पन्न करती है? धारा। आपको पता है गतिमान आवेश मतलब क्या आ गया? धारा, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर क्या होती है? धारा कहलाती है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र तो था, लेकिन साथ ही साथ क्या आ गया? धारा के बहने के कारण क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। इसलिए बोल सकते हैं गतिमान आवेश में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच को कोण बोलते हैं दीप्कात का कोण बोलते हैं, चुंबकीय दीप्कात का कोण। मैंने आपको बताया था इस तरीके से, चुंबकीय यामोत्तर है, अगर मान लो ये वाला, ये आपको याद आ रहा होगा इस तरीके से, तो दोनों की भुज का जो कोण होता है, ये कोण क्या कहलाता है? दीप्कात का कोण पर कहलाता है। आपको मैंने पहले बता दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन में नमन कोण वगैरह भी दे सकता है। तो आपको किस में टिक लगाना है? चुंबकीय दीप्कात के कोण पर क्या करना है? टिक लगाना है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इसको एक बार प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? धारावाही लूप तुल्य होती है। तो धारावाही लूप सबसे पहले समझ लेते हैं। धारावाही लूप मतलब एक लूप में क्या हो रही? धारा क्या हो रही? प्रवाहित हो रही है। तो इसकी जो ऊपर की सतह है तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एन को प्रदर्शित करेगी, और नीचे की सतह से देखेंगे तो कैसी दिखेगी? वो क्लॉकवाइज दिखेगी, मतलब एस को प्रदर्शित करेगी। मतलब यहाँ पे एन और एस आ गया। एन और एस में क्या होता है? ध्रुव प्राबल्य क्या होता है? बराबर होता है। दोनों ध्रुवों का ध्रुव प्राबल्य बराबर होता है, लेकिन बराबर के साथ साथ क्या है? विजाती भी है। बराबर के साथ क्या है? विजाती, मतलब एक एन है, दूसरा क्या है? एस है। तो चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा बोलती है अगर दो बराबर और विजातीय ध्रुव है तो उस निकाय को अपन क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव। तो ये धारावाही लूप जो है वो कैसा व्यवहार करेगी? एक चुंबकीय द्विध्रुव जैसा व्यवहार करेगी। तो दिमाग में बैठा लीजिए, धारावाही लूप किसके तुल्य होती है? चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य होती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है। तो नमन कोण का मान ध्रुव पर कितना होता है? 90 अंश होता है। सेम उल्टा चुंबकीय निरक्ष पर उसका मान कितना होता है? 0 अंश होता है। तो ये दोनों चीज़ याद कर लीजिए, मैंने थ्योरी पे बहुत अच्छे से बताया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो नमन कोण का मान भूचुंबकीय निरक्ष पर कितना होता है? 0 अंश का होता है। और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 अंश का होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया, 0 अंश और 90 अंश। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पृथ्वी के किसी स्थान पर नति कोण के किस मान पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तीव्रता क्या होती है? समान होती है। तो आपको पता है ये आई है और यहाँ पे नमन कोण बन रहा है, मान लो शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, ये इसका क्या है? क्षैतिज तीव्रता है और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर तीव्रता है, उसको वी से लिखते हैं। तो एच का जो मान होता है ये आई कॉस डेल होता है, डेल क्या है? नमन कोण है। और वी का जो मान होता है वो होता है आई साइन डेल होता है। अब दोनों का मान कब बराबर होगा? देखिए, अगर इसका मान 0 लूँगा, इसका मान 0 लूँगा तो बराबर नहीं होगा, 90 लूँगा तो बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे डेल का मान कितना होना चाहिए? 45 अंश। तो cos 45 और sin 45 दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन में h और v का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर नमन कोण का मान कितना डिग्री होगा? 45 अंश होगा। तो क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता क्या होती है? बराबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। नति कोण का अधिकतम मान होता है 90 अंश, क्योंकि निरक्ष पे कितना मान होता है? 0 अंश होता है। और इस पे कितना मान होता है? चुंबकीय ध्रुव पर कितना मान होता है? इसका नमन कोण का 90 अंश होता है। समझ में आ गया? ध्रुव निरक्ष पर 0 अंश और ध्रुव पर कितना होता है? 90 अंश होता है। तो अधिकतम कितना होगा? 90 अंश होगा। ठीक है, तो मिनिमम जो होता है वो 0 अंश का होता है और अधिकतम कितना होता है? 90 अंश। जो कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। दिमाग में बैठा लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 21, भूचुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता का मान होता है। तो भूचुंबकीय ध्रुवों पर क्षैतिज तीव्रता का मान कितना होगा? तो ध्रुव पर जो नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 अंश होता है। तो पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता का नाम, तो पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता का सूत्र होता है आई कॉस डेल। तो यहाँ पे आई कॉस क्या हो जाएगा? ध्रुव पर कितना मान होता है? नमन कोण का 90 अंश। तो आई कॉस 90 हो गया। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे एच में तो आई कॉस क्या हो जाएगा? 90। और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो एच का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से भूचुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता का मान कितना होता है? 0 होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकता है, भूचुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर तीव्रता का मान कितना होता है? तो ऊर्ध्वाधर तीव्रता का मान निकाल सकते हैं, आई साइन डेल, साइन 90
तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो v का मान I के बराबर हो जाएगा, मतलब पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर तीव्रता का मान जो है कुल पृथ्वी की तीव्रता के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भूचुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता का मान होता है तो कितना होता है, 0 होता है। तो कहाँ से आया, तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है वो कौन सा कोण कहलाता है, नमन कोण। आपको पता है, कोई भी स्थान पर ले लो, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है वो कौन सा कोण कहलाता है, नमन कोण कहलाता है। देख लीजिए, पृथ्वी का जो तीव्रता है ना, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है I, वो क्षैतिज के साथ जो कोण बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, नमन कोण बोलेंगे। ये मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 विद्युत चुंबक उस पदार्थ के बनाए जाते हैं जिसकी खाली स्थान उच्च होती है, ये बोलना चाह रहा है। मतलब यहाँ पे डैश दे दिया है, उच्च होती है। तो क्या उच्च होनी चाहिए, चुंबकशीलता। तो जिस पदार्थ की चुंबकशीलता उच्च होगी उसका ही अपन क्या बुलाएंगे, विद्युत चुंबक बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा चुंबकशीलता। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक डन चुंबक की प्रभावकारी लंबाई और ज्यामितीय लंबाई में संबंध होता है, प्रभावकारी लंबाई बराबर 5/6 इंटू ज्यामितीय लंबाई। ठीक है, तो बोलोगे सर ये प्रभावकारी लंबाई और ज्यामितीय लंबाई क्या होती है। मान लो एक दंड चुंबक है, यहाँ पे N ध्रुव है और यहाँ पे क्या है, S ध्रुव है। तो ये जो लंबाई है वो कौन सी लंबाई होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी संरचना के हिसाब से ये होती है ज्यामितीय लंबाई। कौन सी लंबाई, ज्यामितीय लंबाई होती है। समझ में आ गया, पूरा चुंबक जहाँ से चालू है जहाँ जाके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद प्रभावकारी लंबाई जो होती है वो क्या होती है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं प्रभावकारी लंबाई। समझ में आ गया। तो N और S के बीच की दूरी प्रभावकारी लंबाई, और चुंबक का जहाँ स्टार्ट हो रहा है जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ तक की लंबाई क्या होगी, ज्यामितीय लंबाई होगी। तो इस प्रभावकारी लंबाई और ज्यामितीय लंबाई में क्या संबंध होता है, प्रभावकारी लंबाई जो होती है वो 5/6 गुना होती है किसकी, ज्यामितीय लंबाई की। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, आगे चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है। तो मैंने पढ़ाया था चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो IA होता है। आप थ्योरी में जाके दे सकते हो, वहाँ पे मैंने स्पेशली इसके बारे में टॉपिक लेके पढ़ाया था, वहाँ से आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, धारावाही लूप वाला। ठीक है जी। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है IA होता है। तो I मतलब हो गया एम्पियर, क्या हो गया I का सूत्र, I का जो SI इकाई क्या होती है, धारा की एम्पियर होती है, और क्षेत्रफल की होती है मीटर का वर्ग। तो इस तरीके से देखा जाए तो चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इतना क्लियर हुआ। उम्मीद है आपको आज का प्रैक्टिस पेपर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे भी हम प्रैक्टिस पेपर को कंटिन्यू रखेंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो थ्योरी हमने पढ़ लिया है, थ्योरी के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आसानी से आप प्रतियोगी परीक्षा के आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के अपन प्रैक्टिस पेपर कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।